नमस्कार दोस्तों, एक्सेल स्टडी पॉइंट की ओर से मैं अनुभव दयाल आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जी हाँ दोस्तों, आज से हम लोग एक नई सीरीज को स्टार्ट करने वाले हैं। द हिंदू न्यूज़पेपर को अच्छे से एनालाइज करना है, उससे जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ेस हैं, उनको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से हम लोग जो है डिटेल्ड में डिस्क्रिप्शन के आधार पर जो है चर्चा परिचर्चा करने वाले हैं, जिसके लिए आज यानी कि 11 मार्च 2024 की जितनी भी महत्वपूर्ण न्यूज़ द हिंदू न्यूज़पेपर्स में आई हैं उसको हम लोग जो है कवर करने वाले हैं। अच्छा, साथ में एक और सूचना मैं आपको ये भी दे देता हूँ कि इसके अलावा जो बाकी के हिंदी न्यूज़पेपर्स हैं, दैनिक जागरण है, अमर उजाला है, हिंदुस्तान है, उसकी भी जो है हम लोग सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें जितने भी हिंदी के इंपॉर्टेंट न्यूज़ेस अगर उसमें आते हैं स्पेशली फॉर द उत्तराखंड स्टेट लेवल, तो उन सबको जो है हम लोग कवर करने वाले हैं। तो इस तरीके से आज से हम लोग दो नई सीरीज को यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं। तो अगर सबसे पहले आज के यानी कि 11 मार्च 2024 के द हिंदू की कुछ टॉप न्यूज़ को अगर लेकर चले, तो उनमें सबसे पहली जो न्यूज़ आती है फ्रेंड्स, उसमें जो है अभी हमारे इलेक्शन कमिश्नर्स में अरुण गोयल जी के द्वारा अपना इस्तीफा दे दिया गया है। अब उसके पीछे की जो वजहें बताई जा रही हैं उस पर हम लोग डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। साथ में अब देखो, इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इलेक्शन ईयर है। इलेक्शन ईयर से ठीक पहले अरुण गोयल जी का इस्तीफा देना, ये एक बहुत बड़ा जो है प्रश्न चिन्ह भी लग सकता है। तो इसलिए इस न्यूज़ पर जो है डिटेल में परिचर्चा की जाएगी और साथ में इसका जो ट्रेडिशनल पार्ट है, कॉन्स्टिट्यूशनल जो इसका प्रोविजन है, उस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस पे भी हम लोग डिस्कशन करने वाले। दूसरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि अभी भारत के द्वारा 4 यूरोपीय देशों के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि जो मुक्त व्यापार समझौता है उस पर भी साइन किया गया। वो 4 देश कौन से हैं और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है, उसके पार्ट्स क्या होते हैं, उस पर आज हम लोग चर्चा पर चर्चा करने वाले हैं। इसके अलावा नए लोकपाल की शपथ कल 10 मार्च को दिलाई जा चुकी है। अब लोकपाल कौन होते हैं, नए लोकपाल के रूप में जो है किसे नियुक्त किया गया है और लोकपाल का पद किस व्यक्ति को मिलता है, मतलब उसके लिए कौन योग्य व्यक्ति होते हैं, उस पर हम लोग डिस्कशन करने वाले डिटेल में। और साथ में सबसे महत्वपूर्ण न्यूज़ है कि अभी नितिन गडकरी जी के द्वारा कर्नाटक में लगभग 4000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है हाईवे प्रोजेक्ट के रूप में या हाईवेज को बनाने के लिए। तो ये वो टॉप की 4 न्यूज़ हैं जिस पर हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं डिटेल में। हाँ, वीडियो का लेंथ थोड़ा जो है बड़ा होने वाला है क्योंकि मैं एक एक पॉइंट को जो है डिटेल में आपके साथ डिस्कशन करने वाला हूं। तो आप लोग जो है वीडियो के अंत तक बने रहिए और साथ में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा साझा करो। आपको अकेले सिलेक्शन नहीं पाना है, आपके जो दोस्त हैं, आपके जो साथी हैं जो सिलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं, जिनको गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करनी है, आपको उन तक इस मैसेज को जो है ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाना है। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं आज की। शुरुआत करते हैं सुप्रभात के साथ में, ठीक है। तो सबसे पहले आज हम लोग डिस्कशन करते हैं पहली न्यूज़ पे, दैट इज द रेजिग्नेशन ऑफ इलेक्शन कमिश्नर अरुण गोयल जी। अच्छा, साथ में पहले हम लोग जरा ये इमेज देख लेते हैं कि यहाँ पर जो है हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार जी, ठीक है, जो कि राइट साइड में आपको नजर आ रहे हैं, इनके साथ में इलेक्शन कमिश्नर जो है अरुण गोयल जी है। अरुण गोयल जी के द्वारा अभी इस्तीफा दिया जा चुका है, जिसके पीछे की वजह बताई जा रही है डिफरेंसेस विद चीफ इलेक्शन कमिश्नर मे हैव लेड टू गोयल क्विटिंग। शायद ऐसा माना जा रहा है कि राजीव कुमार जी के और जो हमारे अरुण गोयल जी हैं उनके बीच में कुछ विचारों को लेकर मतभेद हो सकता है। और ऐसा मैं फिर से दोहरा रहा हूं इस बात को कि जस्ट बिफोर द इलेक्शंस 2024 इलेक्शन ईयर है और उससे पहला इस्तीफा दिया जाना ये एक विषय है। और दूसरी बात, हाँ, अब जो इलेक्शन कमीशन है वो इनके रेजिग्नेशन के साथ में जो है सिंगल मेंबर इलेक्शन कमीशन हो चुका है, जबकि इलेक्शन कमीशन 3 मेंबर्स होता है। आप लोग याद करिए जरा, 1993 से लेकर अभी तक 3 मेंबर कमीशन चल रहा था। अब ये फिर से सिंगल मेंबर आ चुका है। हालांकि इसके चुनाव होंगे 14 मार्च को जो है डेट बताई गई है कि 14 मार्च को जो है इलेक्शन कमिश्नर्स का अपॉइंटमेंट किया जाएगा। अब ये देखने योग्य होगा, इस पर मैं जो है अपडेट आपको आगे भी करता रहूंगा। अब यहां पर देखो, न्यूज़ चर्चा में इसीलिए है क्योंकि अरुण गोयल जी ने जहां एक और अपना इस्तीफा दिया है, वहीं अगर हम लोग दूसरी तरफ चलें तो इनसे पहले भी जो है क्या हो चुका है, पद ऑलरेडी खाली हो चुका था। देखो यहां पर दोनों न्यूज़ को मैं एक साथ जो है मर्ज करके चल रहा हूं क्योंकि इनसे पहले आप लोग देखिए जो अनूप चंद्र पांडे जी थे, अनूप चंद्र पांडे जी का भी जो है क्या हो गया था, फरवरी 2024 में कार्यकाल पूरा हो चुका था। तो अब यहाँ पर जो है अरुण गोयल जी का और साथ साथ में जो है रिटायरमेंट ऑफ अनूप चंद्र पांडे जी का, दोनों का एक साथ जो है पद खाली करना, ये इलेक्शन कमीशन के लिए जो है एक चुनौती भरा या संघर्ष भरा जो है टॉपिक हो सकता है। अब यहां पर जो है मैंने जैसे आप लोगों को बताया है कि 15 मार्च को जो है नए इलेक्शन करवाने की जो है व्यवस्था यहां पर की गई है। अच्छा, सवाल यहां पर अब ये जुड़ता है कि ये जो इलेक्शन कमीशन है
इस इलेक्शन कमीशन का इतिहास क्या रहा है, इलेक्शन कमीशन जो है किस तरीके से कार्य करता है, तो जरा मैं आपको इसके इतिहास की तरफ लेकर चलता हूं। देखो, जब हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट हुआ था, या हम लोग कह सकते हैं हम लोगों ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पूर्ण रूप से लागू किया था 26 जनवरी 1950 को। तो 26 जनवरी 1950 से लेकर हम लोग चले अक्टूबर 1989 तक, तो हमारा इलेक्शन कमीशन सिंगल मेंबर्ड ही हुआ करता था, मतलब एक सदस्यीय जो है निर्वाचन आयोग हुआ करता था। अब हुआ क्या था कि 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था, 1988 में एक्ट आया था, 1989 से लागू हुआ था। तो 1989 में देखो जो वोटिंग एज थी वो 21 साल से घटाकर 21 साल से घटाकर 18 साल कर दी गई। अब जब ये 21 से 18 साल में जो है परिवर्तन हुआ था जो है वोटिंग एज का, तो उसके बीच में जो है कार्यभार भी इलेक्शन कमीशन का बढ़ जाएगा, और इसी बढ़ते हुए कार्यभार को लेकर 1989 में इलेक्शन कमिश्नर्स के साथ एडिशनल 2 जो है इलेक्शन कमिश्नर दिए गए थे। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे उनके साथ में एडिशनल जो है 2 इलेक्शन कमिश्नर दिए गए, मतलब 1989 में इलेक्शन कमीशन बिकेम 3 मेंबर कमीशन। एंड वंस अगेन इन द ईयर ऑफ 1989 हो गया, 1990 इलेक्शन कमीशन फिर से सिंगल मेंबर हो गया। क्यों? क्योंकि वो जो 2 एडिशनल मेंबर्स थे उनको हटा दिया गया था, उनको रिमूव कर दिया गया था। लेकिन समय के साथ फाइनली वंस अगेन जो है 1993 में इलेक्शन कमिश्नर्स जो थे उनको फिर से जोड़ा गया, और 1993 से लेकर अभी तक का जो रूपरेखा चलती है उसमें 3 इलेक्शन कमिश्नर्स आते हैं। जैसे अगर वर्तमान की हम लोग बात करें तो अनूप चंद्र पांडे जी का कार्यकाल खत्म हो चुका है, अरुण गोयल जी ने अपना इस्तीफा दे दिया है। अब एक ही हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स हैं जो कि हैं राजीव कुमार जी। अब जो है नई जो वैकेंसीज, नई जो यहाँ पर वैकेंसी फिल हो रही है वो 15 मार्च का दिन है, जिसमें जो है कमिटीज़ के द्वारा यहाँ पर जो है डिस्कशन किया जाएगा। तो इस पे भी हम लोग जो है जानकारी रख सकते हैं। अब सवाल ये है यहाँ पर कि ये जो यहाँ पर नया अपॉइंटमेंट किया जाएगा, इस अपॉइंटमेंट की जो है प्रोसीजर क्या रहने वाली है, किस तरीके से जो है यहाँ पर ये सिलेक्शन होने वाला है। देखो, इलेक्शन कमिश्नर्स के अपॉइंटमेंट की बात करें तो आप इस बात से भली भांति अवगत हैं कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, जो बाकी इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, उन सबका अपॉइंटमेंट जो है देश के राष्ट्रपति जी के द्वारा किया जाएगा। लेकिन देश के जो राष्ट्रपति इनका जो इलेक्शन कह लीजिए कि इनका जो अपॉइंटमेंट करेंगे, वहाँ पर जो है प्रधानमंत्री और उनकी जो एक सलाहकारी समिति होती है उसकी सिफारिश के आधार पर जो है इनको नियुक्त किया जा सकेगा। अब यदि हम लोग थोड़ा सा भारत के निर्वाचन आयोग के इतिहास की तरफ चलें तो भारत का जो निर्वाचन आयोग है, यानी कि जो हमारे पास में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, ये अपने आप में एक ऑटोनमस और जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण के रूप में जो है जानी जाती है। अगर हम लोग बात करें तो ये भारत में संघ और राज्यों के बीच में जो चुनाव की प्रक्रियाएं हैं, इलेक्शन जो प्रोसीजर है, उसके एडमिनिस्ट्रेशन, उसके प्रशासन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि जिम्मेदार है। और साथ में ये जानना अनिवार्य है गाइज कि भारत में जो है इसकी स्थापना 25 जनवरी वर्ष 1950 को संविधान के अनुसार की गई थी, और इसीलिए जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस है उसको भी जो है 25 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। वहीं दूसरी ओर इलेक्शन कमीशन इलेक्शन किसका करवाता है? देखो, अब हमें सबसे पहले चलना पड़ेगा सेंटर में, यानी कि पार्लियामेंट का जो इलेक्शन है, दैट इज लोकसभा राज्यसभा का जो इलेक्शन है वो कौन कराएंगे? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज का जो चुनाव हो रहा है, या स्टेट लेजिस्लेचर कह लेते हैं कि राज्य जो विधायिकाएं हैं उनका जो चुनाव करवा रहा है वो भी कौन है? इलेक्शन कमीशन है। और इसके अलावा देश के राष्ट्रपति और देश के उपराष्ट्रपति का चुनाव करवाने की जिम्मेदारी भी भारत के निर्वाचन आयोग को दी गई है। लेकिन ऑन द अदर साइड, जब हमसे जो है लोकल अथॉरिटीज, लोकल बॉडीज में म्यूनिसिपैलिटीज और पंचायत के इलेक्शंस की बात आएगी तो वहां पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है नहीं। उसके लिए क्या होगा कि जो राज्य निर्वाचन आयोग है, जिसकी स्थापना या जिसका गठन जो है राज्य के राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा, उनके द्वारा इलेक्शंस करवाए जाते हैं। आप लोगों को जो है इस बात को याद रखना है। जैसे फॉर एग्जांपल 243 के जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें जो है पंचायतों के लिए निर्वाचन की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है, वहां पर निर्वाचन आयोग की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है 243 के भीतर। तो ये भी जो है हम लोग यहाँ पर जानकारी रख सकते हैं। यही लाइन जो मैंने बताई है वो इसमें लिखा है, आप लोग इसको देख सकते हैं। अगर थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की तरफ चले हम लोग, तो भारतीय संविधान के भीतर जो भाग 15 है, इस भाग 15 में इलेक्शन कमीशन या निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग के बारे में हमें प्रावधान मिलते हैं, जिसके लिए आर्टिकल 224 से लेकर आर्टिकल 324 से लेकर आर्टिकल 329 तक के जो आर्टिकल्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं। थोड़ा सा इन पर भी एक वन लाइनर्स हम लोग व्यू देख लेते हैं।
आर्टिकल 324 के भीतर जो है चुनाव का अधीक्षण करना, निर्देशन करना, नियंत्रण करना, ये चुनाव आयोग का कार्य सौंपा गया है। वहीं 325 के तहत कोई भी व्यक्ति जो है धर्म के आधार पर, नस्ल के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर किसी विशेष मतदाता सूची में शामिल होने या शामिल होने का दावा करने के लिए जो है कभी रोका नहीं जाएगा, उसको अयोग्य नहीं माना जाएगा। 326 की बात करें तो लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव जो हैं वो वयस्क मताधिकार के आधार पर ही होंगे। वयस्क मताधिकार, यूनिवर्सल सफरेज की बात चल रही है, अडल्ट या यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज इसको हम लोग कह सकते हैं, जिसमें मैंने वोटिंग एज कहा कि एक सर्टेन वोटिंग एज के बाद, जैसे आज के टाइम में 18 साल की उम्र के बाद के सभी लोग जो हैं वो चुनाव दे सकेंगे, अपना जो है वोट दे सकेंगे। वहीं जो है अनुच्छेद 327 में विधान मंडलों के चुनाव के संबंध में प्रावधान करने की संसद को जो है शक्ति दी गई है, पार्लियामेंट को ऑथराइज किया गया है कि आप जो है विधान मंडल के चुनाव के संबंध में प्रोविजंस को बना सकते हैं। वहीं अनुच्छेद 328 के भीतर किसी राज्य के विधान मंडल की ऐसी विधानमंडल के लिए चुनाव के संबंध में जो है प्रावधान करने की शक्ति हो सकती है। देखो 327 में शक्ति दी गई है किसको, संसद को, और 328 में जो है शक्ति दी गई है किसको, राज्य विधानमंडल को जो है शक्ति दी गई है कि वो जो है ऐसा कार्य कर सकेगा। अनुच्छेद 329 की तरफ चलें तो इसमें जो है चुनावी मामलों में अदालतों के हस्तक्षेप पर रोक लगाई गई है, अर्थात कि जो इलेक्शन से रिलेटेड डिस्प्यूट्स हैं वो इलेक्शन कमीशन के ही द्वारा सुलझाए जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिंबल्स को लेकर कोई डिस्प्यूट चल रहा है, इलेक्शन डेट को लेकर कोई डिस्प्यूट चल रहा है, तो आप सब जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन एक्ट एज अ क्वासी जुडिशियल बॉडी, अर्ध न्यायिक जो है निकाय के रूप में हमारा निर्वाचन आयोग जो है काम करता है, और इसलिए जो है वहां पर बार किया गया है या प्रोहिबिट किया गया है द इंटरफेरेंस ऑफ कोर्ट्स। तो ये भी एक महत्वपूर्ण जो है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हो जाते हैं। ये तो बात रही कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की। अब सवाल है कि आयुक्तों की नियुक्ति कैसे होती है और इनका कार्यकाल कैसे होता है। देखो, राष्ट्रपति के द्वारा चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अदर जो इलेक्शन कमिश्नर है, चुनाव आयुक्त हैं, इनकी क्या की जाती है, नियुक्ति की जाती है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा। इनका कार्यकाल जो है 6 इयर्स का या फिर 65 इयर्स ऑफ एज, जो भी पहले हो जाए। अगर किसी व्यक्ति की नियुक्ति मान लीजिए 62 साल की उम्र में होती है तो उसको ऐसा नहीं कि 6 साल तक पद पर बैठना, नहीं, जैसे वो 65 साल की आयु पूर्ण करेंगे उनका पद उनसे हटा दिया जाएगा। और कोई व्यक्ति अगर 40-50 साल की उम्र में जो है मान लीजिए इलेक्शन कमिश्नर बनता है तो ऐसा नहीं कि वो 65 तक यानी कि 15 सालों तक काम करेंगे, नहीं, ओनली फॉर द 6 ईयर, या तो 6 साल पहले हो रहे हैं या तो 65 वर्ष की आयु पहले हो रही है, जो भी पहले होगा उस स्थिति में जो है इनकी क्या होगी, वहां पर कार्यकाल की समाप्ति हो जाएगी। वे उसी स्थिति का आनंद लेते हैं और भारत के सर्वोच्च न्यायालय यानी कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, इसके न्यायाधीशों के समान ही इनको जो है वेतन और जो है बाकी के अलाउंसेस भत्ते जो है प्रदान किए जाते हैं। अब सवाल है कि इलेक्शन कमिश्नर्स का रिमूवल कैसे होता है। देखो, इलेक्शन कमिश्नर्स के रिमूवल के लिए हमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124(4) के पन्ने खोजने पड़ेंगे। साबित कदाचार और असमर्थता के आधार पर जिस तरीके से भारत के राष्ट्रपति के द्वारा अंतिम सूचना के आधार पर जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जजों को, हाई कोर्ट के जजेस को, इलेक्शन कमिश्नर्स को और साथ में जो है सीएजी यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को रिमूव किया जाता है उनके पद से। लेकिन इसके लिए उनको जो है रिकमेंड कौन कर रही है, दैट इज पार्लियामेंट कर रही है बाय लॉ। ध्यान से समझना इस बात को कि इलेक्शन कमीशन जो है एक तो वो अपना रेजिग्नेशन दे सकते हैं एट एनी टाइम, ठीक है, किसी भी समय वो अपना इस्तीफा दे सकते हैं और उनका कार्यकाल समाप्त होने से पहले हटाए भी जा सकते हैं। और हटाने के लिए संसद के द्वारा जो है क्या करना है, न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के माध्यम से इनको पद से हटाया जाएगा। लेकिन देखो, संसद सिर्फ और सिर्फ जो है विधायी प्रक्रिया का भाग ले रही है। फाइनल जो अनाउंसमेंट होगा वो राष्ट्रपति जी के ही द्वारा होगा। साबित कदाचार दैट इज प्रूवन मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी यानी कि असमर्थता के आधार पर इनको इनके पद से हटाया जाएगा। बाकी डिटेल्ड आर्टिकल क्या है, पॉलिटी वाले सेशन में, पॉलिटी वाली क्लास में मैं अनुच्छेद 124 पर जाऊंगा। सो गाइज, ये पहली न्यूज़ थी, डिटेल न्यूज़ थी, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को जो है इस न्यूज़ से रिलेटेड जो भी डाउट्स होंगे वो आप लोगों ने जो है कंप्लीट पढ़ लिए हैं। अगर स्टिल कोई सवाल रहता है तो आप जो है कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, आप उसमें सवाल पूछ सकते हैं। अब दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो आती है वो है कि रिसेंटली जो है या अभी जो है इंडिया साइंस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और द पैक्ट विद 4 यूरोपियन कंट्रीज। भारत के द्वारा 4 यूरोपीय देशों के साथ में जो है मुक्त व्यापार जो समझौता है उस पर क्या किया गया है, उस पर अभी साइन किया गया है। सबसे पहले इसमें सवाल आता है कि ये 4 देश हैं कौन से। देखो ध्यान से देखिए, इन 4 यूरोपियन नेशंस की बात करें तो इसमें पहला है आइसलैंड, दूसरा है लिechtenstein, तीसरा है नॉर्वे और चौथा है स्विट्जरलैंड। अगर आप लोग जो है यूरोप में चलोगे और यूरोप में आप लोग थोड़ा सा
बाल्टिक नेशंस के आसपास चलेंगे तो उसके नीचे जो है ये पूरी एक लिस्ट है, जहां पर हम लोगों ने कहा कि आइसलैंड के साथ में, लिechtenstein के साथ में, नॉर्वे के साथ में, स्विट्जरलैंड के साथ में भारत सरकार ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को जो है साइन किया है। और यहां पर जो है ये साइन जो हुआ है, लगभग हमारा जो गोल है, जो ऑब्जेक्टिव रखा गया है इसमें, वो रखा गया कि लगभग $100 बिलियन जो है उनको हमने अचीव करना है, और साथ में जो है लगभग 1 मिलियन जो जॉब है, इन 1 मिलियन जॉब को जो है क्रिएट करना है, इनको अचीव करना है। ये हमारा क्या है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के भीतर आया है। अगर हम लोग ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट की बात करें, टेपा की बात करें, तो ये सेकंड जो है ऐसा हमारे पास में, मतलब कह लीजिए कि अवसर आया है जहां पर हम लोगों ने जो है ऐसा ट्रेड एग्रीमेंट किया है। इससे पहले अगर हम लोग ट्रेड एग्रीमेंट की बात करें तो इंडिया ने जो है ऑलरेडी यूनाइटेड अरब अमीरात के साथ में, यूएई के साथ में जो है टैरिफ रिडक्शन को लेकर, मार्केट एक्सेसिबिलिटी को बढ़ाने के लिए जो है और सिंप्लीफाई करना है कस्टम्स को लेकर, इसमें ऑलरेडी जो है एक ट्रेड एग्रीमेंट किया है। तो ये हमारा जो है दूसरा ऐसा जो है बड़ा हम लोग क्या कह सकते हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है अभी भारत सरकार के द्वारा साइन किया गया है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम लोग बात करें कि ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है ये होता क्या है, देखो ट्रेड एग्रीमेंट का सिंपल सा मतलब है, नाम में है मुक्त व्यापार समझौता। तो जब मुक्त व्यापार समझौते की बात की जाएगी तो यहां पर जो होता क्या है वास्तव में कि दो देशों के बीच या दो से अधिक देश, मोर देन 2 नेशंस हो सकते हैं, जस्ट लाइक अभी मैंने कहा 4 देश हैं यहाँ पर यूरोप के, तो जब कभी 2 या 2 से अधिक देशों के बीच में व्यापार की जो बाधाएं हैं, यानी कि जो हमारे पास में जो ट्रेड बैरियर्स हैं, उन ट्रेड बैरियर्स को दूर करने के लिए, उनको जो है क्या करने के लिए, हटाने के लिए, उनके बीच में व्यापार को और मजबूत और सुविधाजनक बनाने के लिए एक समझौता, एक संधि, एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हम लोग कह सकते हैं कि इसके आधार पर जो है जो सिग्नेचर किए जा रहे हैं वही हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के भीतर आता है। वर्तमान में अगर देखें तो भारत जो है ऑलरेडी 12 मुक्त व्यापार समझौते या कह सकते हैं रीजनल जो ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं, उन रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट्स का जो है हिस्सा बन चुका है और जो है कई देशों के साथ में जुड़ने का अभी भी प्रयास कर रहा है, जैसे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ईयू के साथ में, यूरोपियन यूनियन के साथ में, इजराइल के साथ में अभी हम लगातार प्रयास रहते हैं कि हम लोग जो है यहाँ पर भी अपना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को जो है कर सकें। अच्छा, ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है ये कई तरीके का हो सकता है, ठीक है, जिसमें हम लोग अगर बात करें तो इसमें प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि पीटीए आता है, जैसे इंडिया मर्कासुर की बात करें तो इंडिया मर्कासुर है, इंडिया और सार्क की बात करें तो इंडिया और सार्क में है, वहीं हम लोग साप्टा की बात करें तो साप्टा में, यानी कि सार्क प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग एग्रीमेंट जो है उस पर इंडिया जो है पीटीए के अंतर्गत काम कर रहा है। ऑन दी अदर साइड एफटी आता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जो कि अभी मैंने कहा है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट 4 यूरोपियन नेशंस के साथ और इससे पहले यूएई के साथ हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। यहाँ पर सीईसीए का मतलब होता है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट, जो अभी इंडिया सिंगापुर जो है के बीच में और इंडिया मलेशिया के बीच में जो है चला है। वहीं अगली बात करें हम लोग तो कस्टम यूनियंस आते हैं। कस्टम यूनियंस के तहत जो है हम लोग कह सकते हैं कि जीरो इंटरेस्ट रेट पर कह लीजिए, जीरो जो है ब्याज दर पर कह लीजिए व्यापार वहां पर करते हैं, या जीरो टैरिफ्स के साथ में व्यापार करते हैं। और जो कस्टम यूनियन से ये जो है यूरोपियन यूनियन कस्टम यूनियन और जो है सदर्न अफ्रीकन कस्टम यूनियंस के साथ में हमारा ऑलरेडी चल रहा है। वहीं अगर कॉमन मार्केट की बात करें तो कॉमन मार्केट में जैसे यूरोपियन कॉमन मार्केट है, ये काम करता है। और इकोनॉमिक मार्केट की बात करें तो इकोनॉमिक मार्केट के एग्जाम्पल में वंस अगेन जो इकोनॉमिक यूनियन है हमारे पास में, यानी कि यूरोपियन जो यूनियन है वो इस तरीके से आपस में व्यापार समझौते करती है। तो कुल मिलाकर अगर हम लोग बात करें तो एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अगर हमारा इन 4 यूरोपियन नेशंस के साथ हुआ है तो इससे भारत और इन 4 यूरोपियन नेशंस के बीच में जो ट्रेड बैरियर था वो रिड्यूस हो जाएगा, उसका रिडक्शन हो जाएगा और हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमिक कह लीजिए प्रॉस्पेरिटी की तरफ जाएंगे और भारत और इन देशों के बीच में जो जॉब का क्राइटेरिया है उसको जो है और ज़्यादा इंक्रीज करने का प्रयास करेंगे। तो ये उद्देश्य के साथ में भारत सरकार ने ऐसा जो है ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है। ये दूसरी न्यूज़ हमारी जो है वो महत्वपूर्ण है। अब जरा आज के द हिंदू के पेज नंबर 14 की तरफ चलते हैं और जो एक बहुत महत्वपूर्ण न्यूज को लेकर आया है। देखो न्यूज क्या है, फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज सॉल्व इन एज लोकपाल चेयरपर्सन, यानी कि जो हमारे भूतपूर्व सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं, न्यायाधीश रह चुके हैं, अब इन्होंने जो है शपथ ले ली है एज अ लोकपाल के। और ये जज कौन है, हालांकि इनके नाम का अनाउंसमेंट ऑलरेडी फरवरी में हो चुका था। तो यहाँ पर जो है अजय मानिकराव जी, ठीक है, खानविलकर जी के द्वारा जो है अजय मानिकराव खानविलकर जी ने अभी जो है ये शपथ यहाँ पर ली है।
सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश अजय माणिकराव खानविलकर ने लोकपाल अध्यक्ष के रूप में शपथ ली है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने राष्ट्रपति भवन में उनको ये शपथ दिलाई है और खानविलकर ने जो है 2016 से लेकर 2022 तक सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में ऑलरेडी जो है कार्य किया है। ये न्यूज़ इस तरीके से जो है चर्चा में है। अब सवाल हमारे मन में यही चलता है कि ये लोकायुक्त और लोकपाल की जो व्यवस्था है ये है क्या चीज़। तो चलिए एक बार हम लोग इसका जो है क्विक रिवीजन करते हैं कि लोकपाल और लोकायुक्त वास्तव में होते क्या। देखो, लोकपाल और जो लोकायुक्त हैं, ये लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 में जो है संघ के लिए लोकपाल और राज्यों के लिए लोकायुक्त की स्थापना की बात की गई थी। हालांकि याद रखना कि जो लोकपाल लोकायुक्त अधिनियम 2013 है इसको 2016 में संशोधित किया गया था। 2016 में इसमें जो है अमेंडमेंट लाया गया था और अमेंडमेंट के चलते जो है यहाँ पर ऐसी व्यवस्थाएं की गई थी। ये वो संस्थाएं हैं जो बिना किसी संवैधानिक स्थिति के, विदाउट एनी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, वी कैन से दैट कि ये क्या है, ये लीगल है। दीज आर दी लीगल और दी वैधानिक निकाय। देखो, लोकपाल का कार्य क्या होता है। लोकपाल का काम सिंपल सा है कि सेंटर में जो मंत्री हैं, ठीक है, जो केंद्र में जो है सार्वजनिक पदों पर बैठे हुए जो पदाधिकारी हैं, उन पदाधिकारियों के खिलाफ में भ्रष्टाचार के आरोपों से संबंधित जो भी मामले हैं उनकी जांच करना। और जो काम सेंटर में किसका है, लोकपाल का है, वही कार्य जो है राज्यों में लोकायुक्त का होगा। मतलब जो राज्य में जो सार्वजनिक पदों पर आसीन जो कर्मचारी हैं उनके भ्रष्टाचार से संबंधित मामलों को, ओम्बुड्समैन के रूप में आप लोग इनको जान सकते हैं कि मामलों को जो है सुलझाने के लिए, सॉल्व करने के लिए सेंटर में आ जाएंगे लोकपाल और राज्यों में आ जाएंगे लोकायुक्त। तो ये व्यवस्था यहाँ पर की गई है। अब थोड़ा अगर इसके इतिहास के पन्नों को पलटा जाए तो पहली बार जो लोकपाल संस्था का आधिकारिक उद्घाटन हुआ था वो 1809 में स्वीडन में हुआ था। और स्वीडन, देखो मैंने प्रीवियस कल एक वीडियो भी डाली थी कि स्वीडन इसलिए भी चर्चा में चल रहा है अभी वर्तमान में क्योंकि स्वीडन नाटो का 32वां सदस्य देश बन चुका है। उसकी वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, आप उसको भी जाकर देख लीजिएगा। इसके अलावा 1962 में न्यूजीलैंड और नॉर्वे ने जो है यहाँ पर लोकपाल संस्था प्रणाली को अपनाया था और लोकपाल की अवधारणा को फैलाने में बहुत जो है अहम जो है योगदान दिया था। 1961 की व्हाइट रिपोर्ट की सिफारिश के आधार पर जो है ग्रेट ब्रिटेन ने लोकायुक्त संस्थाओं को अपनाया था और ऐसी व्यवस्था रखने वाला जो है हम लोग कह सकते हैं कि जो ग्रेट ब्रिटेन था वो पहली डेमोक्रेटिक जो है कंट्री बन गया था, बहुत बड़े राष्ट्र के रूप में। जो यूनाइटेड किंगडम है, ब्रिटेन है, उसने जो है 1961 में जो है व्हाइट रिपोर्ट आई थी उसके आधार पर जो है लोकायुक्त की व्यवस्था स्टार्ट कर दी थी। और 1966 में जो है गुयाना ने लोकपाल की अवधारणा को अपनाया था और गुयाना लोकपाल की अवधारणा को अपनाने वाला पहला जो है विकासशील देश है। चलो गाइज, मेरा आपसे एक प्रश्न है, आप मुझे बताओगे कि जो गुयाना है वो किस कॉन्टिनेंट में आता है और गुयाना की कैपिटल क्या है। कमेंट बॉक्स में आपने मुझे इसका आंसर्स देना है, ठीक है। चलिए, इसके अलावा जो है मॉरिशस, सिंगापुर और मलेशिया के साथ साथ जो है भारत ने भी जो है इस व्यवस्था को अपना दिया है। लेकिन भारत में इसकी शुरुआत कहां से हुई, किस तरीके से हुई, उस पर हम लोग जो है थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। देखो, भारत में जो संवैधानिक रूप से लोकपाल की अवधारणा की पहली बार मांग की गई थी वो 1960 में जो है, उस समय जो हमारे क्या थे, कानून मंत्री थे अशोक कुमार सेन जी। तो अशोक कुमार सेन जी के द्वारा पहली बार ऐसे अवधारणा के लिए जो है प्रस्ताव संसद में प्रस्तावित किया गया था। लोकपाल और लोकायुक्त जो शब्द हैं गाइज, इन शब्दों को जरा ध्यान से समझना कि जो लोकपाल और लोकायुक्त शब्द हैं इनको पहली बार डॉक्टर LM सिंघवी जी के द्वारा जो है दिया गया था। डॉक्टर LM सिंघवी जी के द्वारा पहली बार ये शब्द जो है वो प्रस्तावित किए गए थे। 1966 में पहला जो प्रशासनिक सुधार आयोग था, इसने सांसदों के सहित जो है सार्वजनिक पदाधिकारियों के खिलाफ शिकायतों को देखने के लिए केंद्र और राज्य स्तर पर जो है दो स्वतंत्र प्राधिकरणों के, दो इंडिपेंडेंट अथॉरिटीज के जो है स्थापना की जो है सिफारिश की थी, जिनको लोकपाल लोकायुक्त आज हम लोग जान रहे हैं। और 1968 में लोकपाल विधेयक जो है लोकसभा में पारित हो गया था। लेकिन इस समय जो है लोकसभा का विघटन हो गया और लोकसभा विघटन के होने के साथ साथ 1966 में जो ये विधेयक पास हुआ था तुरंत जो है क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ये रद्द हो चुका। उसके बाद कई प्रयास हुए, बहुत सारे, लगभग 8 ऐसे प्रयास हैं जिसमें लोकपाल लाने का प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन वो बार बार जो है फेल होता रहा। और अंततः अन्ना हजारे जी के नेतृत्व में इंडिया अगेंस्ट करप्शन जो मूवमेंट था,
इंडिया अगेंस्ट करप्शन जो मूवमेंट था, इसमें जो है केंद्र ने संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यानी कि यूपीए के साथ में जो है क्या किया था, यहाँ पर सरकार पर दबाव डाला था और परिणाम स्वरूप लोकपाल और जो लोकायुक्त विधेयक था 2013 में संसद के दोनों सदनों ने इसको जो है पास कर लिया था। संसद के दोनों सदनों ने 2013 में लोकपाल लोकायुक्त विधेयक को पास कर लिया और इसी के बाद जो है 1 जनवरी वर्ष 2014 को राष्ट्रपति जी से मंजूरी इस विधेयक को मिली और मंजूरी मिलने के बाद 16 जनवरी वर्ष 2014 को यह जो है भारत में शुरू हो चुका था। लेकिन बात करें कि हमारे पहले लोकायुक्त जो है लोकपाल जो है कौन अपॉइंट हुए थे, तो न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष जी को वर्ष 2019 में भारत का पहला जो है लोकपाल नियुक्त किया गया था। ये सारे के सारे पॉइंट जो है गाइस इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इनको जो है जानना है। इनके अतिरिक्त यदि बात करें तो लोकपाल की संरचना कैसी है, लोकपाल का स्ट्रक्चर क्या है, लोकपाल में कौन लोग शामिल होते हैं। देखो ये तो लोकपाल के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त हो गया ना। देखो लोकपाल जो है एक मल्टी मेंबर्स बॉडी है, यानी कि एक बहुसदस्यीय निकाय है जिसमें एक अध्यक्ष होते हैं और अधिकतम इसमें जो है 8 अन्य सदस्य जो है हो सकते हैं। लोकपाल जो है का अध्यक्ष या तो भारत का कोई पूर्व मुख्य न्यायाधीश होने चाहिए, जैसा भी हम लोग ने बात किया, या सुप्रीम कोर्ट का जो है कोई पूर्व न्यायाधीश। देखो चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स के अलावा सीनियर मोस्ट या अदर इलेक्शन कमीशन हमारे पास में जो है चीफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट विच इज कॉल्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड द अदर चीफ जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, अदर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, माय बैड समटाइम्स इट हैपेंस। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये रह सकते हैं, या कोई ऐसा व्यक्ति जो त्रुटिहीन निष्ठा और उत्कृष्ट क्षमता रखने वाला कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए, जिसके पास में भ्रष्टाचार निरोधी जो विधियां हैं, जो नीतियां हैं, उनका संबंधित मामलों में कम से कम 25 सालों का विशेष अनुभव हो, विशेष ज्ञान हो, उसके विशेषज्ञ को क्या है यहाँ पर रखा जा सकता है। लोक प्रशासन, सतर्कता, बीमा और बैंकिंग सहित वित्त, कानून और प्रबंधन के संबंध में जानकारी रखता हो, ऐसे व्यक्ति को भी यहाँ पर जो है नियुक्त किया जा सकता है एज अ लोकपाल इन द सेंटर। अधिकतम जो 8 सदस्य हैं, इनमें से आधे सदस्य जो हैं वो कम से कम क्या होने चाहिए, जुडिशियल मेंबर्स होने चाहिए, न्यायिक सदस्य होने चाहिए, और न्यूनतम जो है 50% सदस्य जो हैं ये या तो SC या ST या OBC या अल्पसंख्यक और महिलाओं में जो है शामिल होने चाहिए। OBC, SC, ST, माइनॉरिटी एंड द वुमेन, इनका योगदान एज वेल एज जुडिशियल मेंबर्स का योगदान होना चाहिए। तो 4 जुडिशियल मेंबर्स आ जाएंगे, 4 जो हैं इन चारों निकाय से एक सदस्य आ जाएगा। लोकपाल के न्यायिक सदस्य या तो सर्वोच्च न्यायालय का या पूर्व न्यायाधीश या पूर्व न्यायालय का पूर्व मुख्य न्यायाधीश होता है। गैर न्यायिक सदस्य को, मतलब जो नॉन जुडिशियल मेंबर्स हैं, इन 4 में से इस सदस्य को त्रुटिहीन निष्ठा और उत्कृष्टता क्षमता वाला होना चाहिए, जिसमें मैंने कह दिया 25 वर्षों का उसको विशेष ज्ञान होना चाहिए। लोकपाल के अध्यक्षों और सदस्यों का कार्यकाल या तो 5 वर्ष का या तो 70 वर्ष की आयु जो पहले हो जाए, ये होता है इंपॉर्टेंट, इसको मेंशन करेंगे। और सदस्यों की नियुक्ति जो है एक चयन समिति के द्वारा की जाती है, जिसकी सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति को अंतिम स्वरूप दिया जाता है। अभी जो चयन समिति है उसमें कौन होते हैं, देखो इस चयन समिति में जो है प्रधानमंत्री स्वयं, ठीक है, अध्यक्ष यानी कि जो भी इसके अध्यक्ष हैं, जैसे अभी हम लोग बात करें तो इसके जो है सुप्रीम कोर्ट के अध्यक्ष के रूप में जो है आ जाएंगे। इसके अलावा जो है लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, इनके ये या तो फिर इनके द्वारा नामित अन्य कोई न्यायाधीश, और एक जो है वी कैन से दैट कि एक डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट होने चाहिए, यानी कि प्रतिष्ठित न्यायविद होने चाहिए, जो कि इसमें शामिल होते हैं। अध्यक्ष और सदस्यों के चयन के लिए चयन समिति जो है कम से कम 8 व्यक्तियों का जो है एक सर्च पैनल नियुक्त करती है, और इसी सर्च पैनल की सिफारिश के आधार पर जो है इनका क्या किया जाता है, सिलेक्शन या इनका जो है यहाँ पर गठन किया जाता है। तो ये एक और हमारी प्रमुख न्यूज़ जो है वो यहाँ पर होती है खत्म। अभी तक हम लोग ने 3 न्यूज़ पर जो है चर्चा कर लिए, और अब बात करते हैं आज की जो है हम लोग अंतिम न्यूज़ की। ठीक है, तो अंतिम न्यूज़ की बात करें तो गडकरी अनवील्स हाईवे प्रोजेक्ट वर्थ 4000 करोड़ इन कर्नाटका, यानी कि श्री नितिन गडकरी जी के द्वारा मैसूर कर्नाटक में लगभग 4036 करोड़ रुपए की जो है क्या की गई है, लगभग 268 किलोमीटर लंबी जो कह लीजिए राजमार्ग जो प्रोजेक्ट है, जिसका नाम है 22 नेशनल हाईवे। ठीक है, तो इस प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया है, इसका शिलान्यास किया गया है, जिस वजह से जो है ये न्यूज़ चर्चा में आप लोग इसको आज यानी कि 11 मार्च 2024 के जो है पेज नंबर 6 पर इस न्यूज़ को जो है
देख सकते हैं, उस पर जो है डिटेल में डिस्कशन कर सकते हैं। अब अगर मैं इस परियोजना के कुछ इंपॉर्टेंट बिंदुस को उठाकर देखूं तो केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी ने जो है मैसूरू में कर्नाटक में 268 किलोमीटर की लंबी जो है एक परियोजना को, जिसका लगभग हम लोग अगर एस्टिमेट निकालें तो 4000 करोड़ के आसपास है, इसकी लागत के साथ में जो है 22 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना जो है इसका क्या किया गया है, उद्घाटन किया गया है। नेशनल हाईवे जो 22 है उसका किया गया है। इसमें से भी अगर हम लोग पर्टिकुलर विशेष रूप से चलें तो जो हुलियार के भी क्रॉस चुंचनहल्ली नेल्लीगेरे रोड है, इस पहल का उद्देश्य जो है ये मैसूरू को उत्तरी यानी कि नॉर्दर्न कर्नाटक से जोड़ना है, कनेक्टिविटी को बढ़ाना है, इसके लिए काम किया गया है। ठीक है। दूसरा, मैसूरू रिंग रोड सर्विस रोड और जो है RUBS के परिपूर्ण शहर की भीड़ को कम करने और निर्बाध यातायात जो है प्रवाह सुनिश्चित करने के वादे को लेकर ये परियोजना को क्या किया गया है, शुरू किया गया है। इसके अलावा बेलूर हसन और येडेगोडनहल्ली बिलिकेरे सड़क का 4 लेन में जो है विस्तार करना, हंगरहल्ली और होलिन रासीपुर बाईपास पर ROB की स्थापना करना, यात्रा के समय में लगभग 2 घंटे का जो है रिडक्शन करना, इसको लेकर ये शुरू किया गया है। लक्ष्मण तीर्थ नदी पर एक प्रमुख पुल का निर्माण करना, सुव्यवस्थित शहरी नियोजन की प्रतिबद्धता को प्रतिध्वनित करते हुए हुनसूर शहर, ये इंपॉर्टेंट है गाइज, हुनसूर शहर में भीड़भाड़ कम करने का प्रयास करना। इसके अतिरिक्त जो है श्रीनिवासपुरा और जो चिंतामणि बाईपास है इसका विकास करना, दोनों शहरों के बीच में भीड़भाड़ की कमी को करना, ये प्रमुख उद्देश्य इस परियोजना के भीतर रखा गया है। बड़े और छोटे पुलों के साथ में जो है कई रेलवे लेवल क्रॉसिंग्स पर ध्यान देना, रोड ओवर ब्रिज यानी कि जो ROB है इसका निर्माण करना, इसका रणनीतिक समावेशन करना, निर्बाध यातायात यानी कि विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन जो है निर्बाध ढंग से जो है यातायात हो सके, आवाजाही जो है वो सुविधाजनक हो सके, इस सब के लिए जो है यहाँ पर किए गए हैं। इस परियोजना को यहाँ पर सुचारू किया गया है, लागू किया गया है, जिसके भीतर जो है आप लोग जान सकते हैं कि लगभग जो है 4036 करोड़ का जो है बजट यहाँ पर नितिन गडकरी जी के द्वारा कर्नाटक सरकार को दिया गया है। तो आज के लिए द हिंदू के जो मुख्य आर्टिकल्स है उस पर मैंने परिचर्चा की है। आप एक बार द हिंदू न्यूज़पेपर को उठाइए और बाकी के जो कुछ न्यूज़ेस हैं उस पर भी स्वयं से थोड़ा सा कार्य कीजिए। और कैसा लगा आपको ये वीडियो, ये सेशन, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आपकी प्रतिक्रिया जो है वो प्रोत्साहन देगी कि आगे इस तरीके की नई वीडियोस को लेकर आना है, अन्यथा नहीं आना है। तो उसके लिए जो है आपका कमेंट और आपका जो है शेयर, आपका लाइक वो मायने रखता है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। आपके डाउट्स जो होंगे वो अगर बाई चांस रहते हैं कहीं पर तो आप जो है उसको पूछ सकते हैं। टिल देन कल सुबह आपसे फिर मुलाकात होगी। हैव अ गुड डे टू ऑल। थैंक यू सो मच एंड कीप लर्निंग।